हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ईवीएस क्लास थर्ड, जो आपको पता है कि इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ है इसमें चेंज हुआ है, जो न्यू एनसीईआरटी ईवीएस है इसका पार्ट 1 लेके आई हूँ। मैं इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। क्लास थर्ड की जो भी एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट है इंपॉर्टेंट, इसको किसमें 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और इसमें आपको पता है क्लास थर्ड के लिए इसलिए कंटेंट कम है, लेकिन जितने भी कंटेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाने की कोशिश की हूँ। इससे बाहर आपके अगर क्लास थर्ड की एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यहाँ पे एक त्यौहार का जिक्र किया हुआ है एनसीईआरटी में। सरहुल जो त्यौहार है, आपको पता होगा कि यह एक त्यौहार है, जैसे ओणम है केरला में जो मनाया जाता है, उसी तरीके से जो सरहुल है वो भी क्या है, एक त्यौहार है। इसके बारे में डिटेल में बात की गई है एनसीईआरटी में। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या मतलब की क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ हम जानेंगे सरहुल त्यौहार के बारे में। पहली बात तो ये है कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाता है। ये झारखंड में मनाया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये किस ऋतु में मनाया जाता है, वसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसमें अलग अलग अपने जो रीति रिवाज के पोशाक होते हैं, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म का रीति रिवाज के हिसाब से साड़ी है, उसी हिसाब से इनके जो रीति रिवाज के पोशाक होते हैं उनको ये क्या करते हैं, पहनते हैं। तो पोशाक अपने हिसाब से पहनते हैं। और यहाँ पे जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। प्लस उनके यहाँ जो ताज़े फल एवं सब्जियाँ होते हैं उस मंथ के वसंत ऋतु के, उनको भी ले जाते हैं। और कहाँ तक इसमें और क्या होता है, जुलूस निकलता है। जुलूस निकलता है कहाँ तक, साल के वृक्ष तक। जैसे कहीं भी साल का मान लीजिए वृक्ष मिल गया इनको, तो उस वृक्ष तक ये लोग ये सब लेके ऐसे पोशाक पहन के वसंत ऋतु में झारखंड में ऐसा पोशाक पहनेंगे। और ये जो फल और सब्जियां हैं इनको लेके उस साल के वृक्ष तक क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन करिए, यह झारखंड में मनाए जाने वाला त्यौहार है, तो क्या ये सही है? इसमें से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये सही है, झारखंड में मनाया जाता है। लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार कपड़े पहनते हैं, सेकेंड वाला भी सही है। फिर है, इसमें खेजड़ी वृक्ष तक जुलूस निकाला जाता है। आपको पता है जब ये त्यौहार, ये जो फेस्टिवल है वो झारखंड में मनाया जा रहा है, तो खेजड़ी वृक्ष तक क्यों? क्योंकि खेजड़ी जो वृक्ष है ये कहाँ पे होता है, ये मरुस्थल वाले एरिया में होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। और मरुस्थल वाला एरिया आपके इंडिया में कहाँ है, राजस्थान में। तो ये कहाँ पे होता है, मरुस्थल वाले एरिया में होता है, जो कि है हमारे इंडिया में राजस्थान में। तो ये खेजड़ी वृक्ष नहीं होगा, यहाँ पे साल वृक्ष होगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, वे साल भर के फल सब्जियां ले जाते हैं। साल भर के रखे हुए फल सब्जियां नहीं ले जाते, वो नए नए जो बसंत ऋतु में फल एवं सब्जियां उगती हैं उनको ले जाते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है, यह ढोल नगाड़े और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाते हुए नाचते हुए जाते हैं, सही है ये। फिर है, इनमें इसमें क्या होता है, धरती और सूर्य को आदर और सम्मान के साथ भेंट चढ़ाया जाता है। ये पॉइंट देखिए मैं नहीं बताई थी। इसमें जो पूजा होती है, वो जो इतने सारे सामान सज बज के लेके जाते हैं, वो किसके लिए लेके जाते हैं, धरती माँ के लिए। और जो सूर्य देवता हैं उनकी पूजा के लिए लेके जाते हैं। फिर सेवेंथ वाला पॉइंट है, ये भी सही है। सेवेंथ वाला पॉइंट है, यह शीत ऋतु का त्यौहार है। ये जो त्यौहार है ये शीत ऋतु का है, ये गलत है। ये त्यौहार किस ऋतु का है, ये जो त्यौहार है ये वसंत ऋतु का है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा छठवां, 1, 2, 5, 6। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2, 5 और 6। आप सभी भी मिला लीजिएगा, 1, 2 और 5 और 6, ये सही हो जाएगा चारों ऑप्शन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक है, एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं उनको मैं लेके आई हूँ। सेम टू सेम ऐसे पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। सरहुल त्यौहार झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है, हो गया, मतलब बता चुकी हूँ। फिर है, इसमें साल वृक्ष को सखुआ भी बोला जाता है, कि पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। इसमें पूजा किसकी होती है, धरती और सूर्य को आदर्श और सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। भेंट में क्या होता है, ताजे फूल और फल होते हैं, अंकुरित अनाज भी होता है। फिर है, लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार पारंपरिक क्या करते हैं, पोशाक भी वियर करते हैं। फिर है, ढोल और नगाड़े के साथ वाद्य यंत्रों के साथ जाते हैं। यही सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ये देखिए आप फिगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारा सामान लिए हुए हैं और यहाँ पे जा रहे हैं, साल का वृक्ष है ये, यहीं तक जाते हैं और क्या करते हैं, मनाते हैं।
फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस फिगर से अगर आप देखेंगे तो कई पॉइंट आप याद रखेंगे। एक तो आप फिगर पे झारखंड लिखा है, झारखंड में मनाया जाता है। दूसरे ये लोग देखिए बजा रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ। तीसरे ये देखिए सामान यहाँ पे लिया गया है। चौथे ये इनके पीछे आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, वो साका या सखुआ का वृक्ष है। सूर्य और धरती की इसमें पूजा की जाती है। तो ये जो फेस्टिवल है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए क्या है, इम्पोर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे, रेफ्लेसिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आपको मैं बता दूं, जो रेफ्लेसिया है, ये नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास थर्ड में। तो ये न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत नए नए नाम दिए हुए हैं जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं थे। अगर क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं तो बहुत फेल होने का जो चांस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो रेफ्लेसिया है, आपको पता है ये क्या है, एक पुष्प है, फ्लावर है। अब ये कैसा पुष्प है, ये आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है उसमें कौन आता है, रेफ्लेसिया में रेफ्लेसिया आता है। ये होता कहाँ है, ये अपने उत्तरी पूर्वी जो भारत है उसमें होता है, जैसे कि मिज़ोरम में। मिज़ोरम इसके लिए फेमस है, मिज़ोरम में होता है ये। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे बड़ा पुष्प है, और इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है, ये कितने तक, 1 मीटर तक क्या कर सकता है, फैल सकता है। और उसका जो शेप होता है ये किसके आकार का होता है, ये छतरी के आकार का, अम्ब्रेला के आकार का होता है। फिर है, और ये सारी चीज़ें बता ही दी हूँ। और इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ये जो पौधा है ये निफेंथीस और घटपड़ी जो होता है उसी की तरह कीटों को खाता है। और जो कीटों को खाने वाले पौधे होते हैं वो परजीवी होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, परजीवी होते हैं, इसीलिए कीटों को खा के जीवित है। इनमें क्या होता है, इनमें वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वाला प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट है, फिर आप आंसर दीजिए। जो रेफ्लेसिया है ये कहाँ पे पाया जाता है, मिजोरम में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। फिर है, इसका जो व्यास है वो 1 मीटर तक फैल सकता है और छाते के जैसा दिखता है। इसमें सड़े, ये देखिए इसमें जो सड़े हुए मांस की तरह स्मेल आती है। फिर है, जो पराग कणों को जो पराग कणों के लिए कीड़ों को आकर्षित करती है। यहाँ पे जो पराग कण होते हैं उन, ये जो गंध आती है इससे क्या होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो आकर्षित होकर इन पे बैठ जाएंगे और इनका मुंह तुरंत बंद हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, कीड़ों को डाइजेस्ट कर लेंगे, कीड़ों को आकर्षित करते हैं। यह एक परजीवी पौधा होता है, ये क्या होता है, परजीवी होता है, कीड़ों को खाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। फिर है, पोषक तत्वों के लिए मेज़बान पौधों पर निर्भर करता है, ये पौधों पर भी निर्भर करता है मेज़बान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। रेफ्लेसिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। रेफ्लेसिया को सबसे बड़ा फूल माना जाता है, सही है, जिसका आकार छतरी की समान होता है, और क्या होता है, समान होता है, 1 मीटर तक फैल सकता है, बिल्कुल सही है। यह फूल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्या यह फूल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, नहीं, ये तो मिजोरम में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें जो सही नहीं है वही पूछा जा रहा है। फिर है, यह परजीवी है, बता ही चुकी हूँ, पोषक प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, मांस की तरह गंध आती है सड़े हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे फिगर आप देखिए, ये रहा अपना मिज़ोरम, और उसके जो जंगल है वहाँ पे क्या मिल रहा है, रेफ्लेसिया। और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी वहाँ पे नेफंथीस जो कीड़ों को खाते हैं, और जो घटपड़ी है इनका जिक्र हुआ था, घटपड़ी, ये दोनों भी क्या करते हैं, कीड़ों को ही खाते हैं, इसी ग्रुप में ये भी आते हैं, ये भी यही क्वालिटी रखते हैं। ये रहा आपका रेफ्लेसिया, सबसे बड़ा पुष्प दुनिया का, अम्ब्रेला की तरह इसका शेप है। और ये जो कीड़े होते हैं, यहाँ पे देखिए, ये परागकण यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बैठेंगे तुरंत, ये जो अम्ब्रेला साइड, ये ऐसे साइड साइड में है ये वाला, ये तुरंत इसको क्या करेगा, ढक लेगा, इसके बाद यहाँ पे अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती के पास कई तने और शाखाओं वाले मध्यम आकार के पेड़ों को क्या कहते हैं। आपको पता है जो पेड़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो छोटे होते हैं जो किस में आते हैं, झाड़ी में आते हैं, एक उससे भी छोटे होते हैं, और एक बड़े पेड़ होते हैं। तो यही है, इसमें देखते हैं हम, ये मीडियम आकार के होते हैं, एक सबसे छोटे होते हैं जो एक सबसे छोटे होते हैं, एक उससे बड़े होते हैं जिन्हें हम झाड़ी कहा जाता है, कहते हैं मतलब। फिर है, यहाँ पे देखिए, धरती के पास कई तने और शाखाओं वाले मध्यम आकार के पेड़ों को देखे होंगे, ये क्या कहलाते हैं, ये झाड़ियाँ कहलाती हैं। और आपको पता है झाड़ियाँ कहाँ होती है, वहाँ पे एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि रोड के किनारे आप देखे होंगे, मीडियम साइज़ के क्या होते हैं, दोनों तरफ पेड़ होते हैं, छोटे 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 छोटे, कुछ कटीले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब झाड़ियाँ हैं।
क्योंकि उनका जो साइज़ है वो मीडियम आकार का है। और भी हम देखते हैं झाड़ियों की क्या खासियत होती है यहाँ पे। तो ये क्या है, झाड़ियाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झाड़ियाँ हैं, इतने नाम आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, 4 नाम। और एक चीज़, जो नेम आपके एनसीईआरटी में दिए हैं आपको बस वही पढ़ना है। ये नहीं कि आप फालतू की चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि जो फालतू की चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। लेकिन जो एनसीईआरटी में नाम अगर आपको दे दिया, जैसे तुलसी दे दिया, तो आपको तुलसी नहीं छोड़ना है, आपको फालतू चीज़ें पढ़नी नहीं है और तुलसी को छोड़ना नहीं है। गुलाब दे दिया तो क्या करना है आपको, गुलाब को छोड़ना नहीं है और फालतू की चीज़ें पढ़नी नहीं है। ये होता है जो एनसीईआरटी में है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसी टाइप से मैं आपके क्वेश्चन को भी लेके आई हूँ। क्या है, निम्नलिखित में से झाड़ियाँ हैं। तो जो तुलसी है वो तुलसी का जो पेड़ होता है मीडियम साइज़ का होता है, गुलाब का भी उसी टाइप का, गुड़हल का भी। और जो मीठा नीम होता है वो क्या होता है, छोटा पेड़ होता है, बड़े वाली नीम की तरह उसका पेड़ नहीं होता। तो ये जो सभी है, ऑल ऑफ द अबव, ये सही हो जाएगा इसमें, उपर्युक्त सभी। तो सारे इसमें किस श्रेणी में आएंगे, झाड़ियों की श्रेणी में आएंगे। ये देखिए आपके झाड़ी हैं, देख रहे हैं ना, ये देखिए इतने बड़े हैं पेड़, ये छोटे छोटे पेड़, यहाँ पे ये सब छोटे छोटे पेड़ हैं रोड के साइड में। यही आपका फिगर जो है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये छोटे छोटे जो पेड़ हैं ये सब क्या है, झाड़ी हैं। और जो एकदम बड़े से हो जाते हैं वो पेड़ हो जाते हैं, वो झाड़ी नहीं रह जाते। अब इनकी खासियत हम कुछ देखते हैं। जो झाड़ियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हर चीज़ के बारे में डिटेल में, एकदम डीप में, क्योंकि कंटेंट की जब कमी होती है तो क्या करता है जो एग्जामिनर होता है, वो डीप में पूछेगा, वो डीप में पूछेगा। अगर आप एनसीईआरटी, मैं तो अलग करके लाई हूँ, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कोई कंटेंट ही नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, देखिए क्वेश्चन बना कि नहीं बना। मैं ये क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी से उठाई हूँ, कुछ अपने आप से बनाई हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे। झाड़ियाँ क्या होती हैं, मध्य लंबाई व आकार के पौधे होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो कम आकार की होती है। इनमें कौन कौन आते हैं, आम, आम तौर पर आम नहीं आता, आम का जो पेड़ होता है बड़ा बड़ा होता है वो। फिर आम तौर पर कई तने होते हैं, और कई जो तने होते हैं वो तने के बजाय किससे निकलते हैं, आधार से निकलते हैं। जैसे होता नहीं, जो बड़ा पेड़ है, जैसे आप नीम का बड़ा, मीठा नीम नहीं, नीम नीम या पीपल किसी चीज़ का बड़ा पेड़ देखे होंगे तो ऐसे जाता है, जड़ से बस एक ही ऐसे निकलेगा। लेकिन ये जो झाड़ियाँ हैं वो ऐसे ना निकल के, वो पतली 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 पतली, ये जो इसका आधार जड़ है ना, इसी से निकलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, यहाँ से बढ़ती जाएंगी। तो वही कह रहा है कि ये तने से नहीं, यहाँ से नहीं निकलेंगी, ये यहीं से निकलेंगी। तो वही कह रहा है कि ये तने के बजाय जड़ से निकलती हैं, जड़ से बढ़ती हैं। और इनकी लंबाई कितनी होती है, 1 से 6 मीटर के बीच होती है। जितने भी पौधे 1 से 6 मीटर के बीच आते हैं वो सब क्या कहलाएंगी, झाड़ियाँ कहलाएंगी। फिर है, झाड़ियों में पत्ते के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। आप देखे होंगे कई पत्ता ऐसे एकदम पतला सा होता है, जैसे सरपत वगैरह का देख लीजिए। कहीं पत्ता क्या होता है, ऐसे चौड़ा सा होता है, जैसे कि आप मीठा नीम ही देख लीजिए, गुलाब ही देख लीजिए, गुलाब की पत्ती ऐसे छोटी सी ऐसे होती है, गुड़हल की पत्ती वही थोड़ी ऐसे ऐसे चौड़ी होती है। तो इस टाइप से जो तुलसी की पत्ती एकदम ऐसे छोटी होती है, तो वही कहा जा रहा है कि इसकी पत्तियाँ का जो आकार होता है पत्तियों का, वो सेम नहीं होता, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, जैसे छोटे, संकीर्ण, लंबे और चौड़े। झाड़ियाँ ज़्यादातर घनी शाखाएं होती हैं, बोली नहीं कि ऐसे ऐसे निकलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, जैसे सरपत देखिए, उन्हें झाड़ीदार रूप देता है। झाड़ियाँ पर्णपाती, मतलब कि कुछ झाड़ियाँ पर्णपाती भी होती है, कुछ झाड़ियाँ क्या होती है, सदाबहार भी होती हैं। कुछ झाड़ियाँ क्या होती हैं, पर्णपाती। पर्णपाती वो होता है जिसमें मौसम के अकॉर्डिंग क्या हो, उसकी जो लीव्स हो वो गिर जाएं। जैसे कि नीम का पेड़ आप देखिए, नीम का पेड़ जब मौसम आता है पतझड़ वाला तो सारी पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं। और कुछ जबकि होते हैं, क्या होते हैं, सदाबहार होते हैं, जो जिसमें साल भर पत्तियां रहती हैं, उसे कोई मौसम से लेना होना नहीं होता है। फिर है गुलाब, गुलाब यहाँ पे, और गुड़हल, बॉक्सवुड, और ये जो लेवेंडर है, मीठा नीम है, ये किसके उदाहरण हैं, झाड़ियों के उदाहरण हैं। इतने नाम आप सभी रट लीजिएगा, जब भी आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतने ही नाम एनसीईआरटी में दिए ही हैं और कोई नाम मैं छोड़ी नहीं हूँ। मीठा नीम, लेवेंडर, बॉक्सवुड, गुड़हल और ये गुलाब, ये नाम आप याद रखिएगा। फिर है उथली जड़ प्रणाली होने के कारण झाड़ियाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टी के अनुकूल बनती हैं। जो इनकी जड़ प्रणाली होती है क्या होती है, उथली होती है, पूछा जा सकता है, इसी के वजह से ये मिट्टी के अनुकूल बनती हैं। फिर यहाँ पे कुछ त्यौहार दिए हुए थे जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने त्यौहार का जिक्र आपके एनसीईआरटी में हुआ है, न्यू एनसीईआरटी में। यहाँ पे जो त्यौहार के अंदर पकवान बनते हैं उनको, और त्यौहार को ये चीज़ दिया गया था। देखिए आपको पता है ये जो फेस्टिवल है बिहू, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल जो होता है असम में मनाया जाता है बसंत ऋतु में। और बिहू जो होता है इसमें पकवान जो बनता है उसे होलीगे बोलते हैं।
होली गे। फिर है ठेकुआ। ये जो ठेकुआ होता है ये कहाँ बनाया जाता है? छठ पूजा में। और छठ पूजा कहाँ का फेमस है? बिहार का। जो छठ पूजा है वो बिहार का फेमस है। फिर है सद्या। जो सद्या होता है, यहाँ पे आधा दा रहेगा, जो सद्या होता है वो कहाँ मनाया जाता है? ओणम। ओणम वाले फेस्टिवल में सद्या मनाया नहीं जाता, ये पकवान है। सद्या जो होता है डिश, ये किस में बनाया जाता है? ओणम फेस्टिवल में। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरला में, केरल में। ओके ऐसे नाम याद रख लीजिए, ओ से ओणम, के से केरल। फिर है सेवैयाँ। सेवैयाँ फेमस ही है ईद उल फितर में। फिर गुजिया। जो गुजिया होता है वो किस में मतलब बनाया जाता है? होली में। होली फेस्टिवल में गुजिया बनाया जाता है। और जो पीठा होता है ये उगादी फेस्टिवल में मनाया जाता है। और क्रिसमस जब होता है क्रिसमस, तो उसमें खजूर का केक बनता है। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसीलिए मैं रुकी भी हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, ये एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये विशु कनी। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नव वर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाता है। नव वर्ष का प्रथम दिन आपको पता है जो हिंदू कैलेंडर से अप्रैल में लगता है। और अप्रैल जो होता है ये मार्च जो होता है वो लगभग वसंत ऋतु में ही आता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। फिर है ये शुभ रिवाज है। इसमें माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष क्या होगा? खुशहाल होगा, क्योंकि उनका क्या लगा हुआ होता है? न्यू ईयर लगा होता है। वो सोचते हैं न्यू ईयर के दिन हम जब अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तो हम क्या करेंगे? हम सूर्य भगवान को देखेंगे, जिससे हमारा जो आने वाला ईयर है, न्यू ईयर है, वो क्या होगा? वो हैप्पीनेस से भर जाएगा, खुशहाली से भर जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? विशु कनी मनाया जाता है। और विशु आपको पता ही है किसको कहा जाता है? सूर्य भगवान को कहा जाता है, सूर्य भगवान को। फिर आने वाला खुशहाल और लाभकारी होगा। इसमें अमलतास के बहुत सारे पीले फलों, सब्जियों, पीले फूलों रहेगा। यहाँ पे पीले फूलों, फलों और सब्जियों का उपयोग करके विशु कनी मनाया जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एक तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है, दूसरा केरला में मनाया जाता है, तीसरा ये सूर्य के लिए होता है, चौथा इसमें पीले फूल, फल, मतलब पीले चीज़ ज़्यादा यूज होते हैं, ये मनाया जाता है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए आपका ये है फेस्टिवल। फिर नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। जो विशु कनी त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? केरला में वसंत ऋतु में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस त्योहार में अमलतास के बहुत सारे पीले फूल, सब्जी, फलों का उपयोग करके विशु कनी मनाते हैं, विशु कनी मनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए एंड बी दोनों राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपको फ्लावर दिख रहा होगा एक प्यारा सा, ये क्या है? ये आपको पता है कहाँ कहाँ का फ्लावर है? ये जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर जो है वो ऑलरेडी ऐसे सुंदर है खूब, तो सुंदर वाला एरिया, वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर। और इस फ्लावर का जो नाम है वो नाम है बुरांस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, कश्मीर में वसंत ऋतु में लाल रंग के क्या होते हैं? फ्लावर खिलते हैं, फूल खिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? और किस सीज़न में ये खिलते हैं? ये खिलते हैं बसंत ऋतु में। ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो बसंत ऋतु की फेमस होती हैं, बसंत ऋतु में खिलते हैं। इन फूल का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, बुरांस। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। होता कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर एक त्योहार है, हक है, ये हक नहीं रहेगा। एक पत्तेदार सब्जी है, ये क्या है? एक पत्तेदार सब्जी है जिसका उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? जिसका उपयोग आमतौर पर, आप पोशाक देखिए और आपको क्या लग रहा है ये कौन सा साइड है? जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पोशाक से ही लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर की साइड के हैं ये। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का है। हक एक पत्तेदार सब्जी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पालक वगैरह होता है, वैसे ही इनका भी क्या करते हैं? साग बनाते हैं। जो अलग अलग, ये देखिए हक एक पत्तेदार सब्जी होती है जो अलग अलग प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों में शामिल होकर कश्मीरी व्यंजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है, अब तक नारियल के तेल में मछली वगैरह वहाँ पे फेमस था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ये जो हक है पत्तेदार सब्जी, इसका जिक्र हुआ है। फिर है, ये क्षेत्रीय भोजन में वहाँ का क्षेत्रीय भोजन है।
इसका स्वाद और पोषण संबंधी लाभों के लिए महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ पता है कि जो पालक होता है ये भी विटामिन ए से भरपूर होता है। वैसे इनके यहाँ का भी ये जो है आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये जो हक है ये देखिए, ये सब लोग इसको तोड़ रही हैं। जो हक है इनके लिए यहाँ भी क्या है, पोषण से भी इसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होता है और टेस्टी भी होता है, इसलिए ये क्या है। और वहाँ का क्या, कौन सा भोजन है, क्षेत्रीय भोजन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें और उत्तर दें। घास क्या है, जड़ी बूटियों का एक प्रकार है। आपको पता होगा घास है, तुलसी है, टमाटर है, पुदीना है और नीम है, ये सब क्या है, ये जड़ी बूटियां हैं। ये जड़ी बूटियों का एक प्रकार है घास भी। घास का संबंध किससे होता है, घास का वो साइंटिफिक नेम ही पोएसी होता है, तो इसका संबंध किससे है, पोएसी परिवार से है। तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। अब घास के बारे में पढ़ते हैं हम। घास देखिए, घास क्या होता है, घास को पोएसी परिवार में रखा गया है, साइंटिफिक नेम इसका है। फिर है, इसको जड़ी बूटी के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और इसकी खासियत देखिए, कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो आप देख लीजिए। ये क्या होता है, आपको पता है घास में कहीं लकड़ी दिख रही है, ये लकड़ी विहीन तना होता है इसमें। एक तो क्या घास होती हैं, हरी होती हैं, हरे होते हैं घास। और दूसरा क्या होता है, इसमें लकड़ी आपको कहीं दिख रहा है, नहीं, इसके तने से लकड़ी बन सकता नहीं, ये लकड़ी विहीन होता है तना। तना इसका जो होता है वो लकड़ी विहीन होता है, इसमें लकड़ी नहीं होते, लकड़ी विहीन तनों के लिए जानी जाती हैं। फिर है, इसमें पत्ते पतले और चपटे होते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। उनके तने क्या होते हैं, खोखले होते हैं। इसमें लॉन, अनाज, घास जैसी विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। जो छोटे छोटे अनाज होते हैं ना, वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हम दैनिक जीवन में जिन दालों का उपयोग करते हैं, दाल जो होते हैं आपको पता है, दाल क्या होते हैं, बीज होते हैं। पहली बात तो आप ये जानिए, क्योंकि बीज ही होते हैं। अरहर, अरहर की मान लीजिए ऐसे फलियाँ होती है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जो बीज होते हैं, वही तो हम दाल के रूप में यूज़ करते हैं, दाल के रूप में। तो क्या दाल होती हैं, दाल जो होते हैं वो बीज होते हैं। फिर है, भोजन में प्रयोग करते हैं, जैसे मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, सभी किसके बीज होते हैं। तो जो इनका पेड़ होता है, जैसे मूंग जो है छोटा सा, उड़द का पेड़ जो है और मसूर है, अरहर का पेड़, ये सब किस में आएगा, ये सब झाड़ियों में आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ये सब झाड़ियों में आता है। यहाँ पे देखते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मसूर, मूंग, अरहर, उड़द झाड़ियों के बीज होते हैं। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये किस श्रेणी में आते हैं, झाड़ियों की श्रेणी में आते हैं, प्लस ये क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। उनके पौधे सामान्यतः छोटे आकार की झाड़ी के रूप में उगते हैं तथा इनकी फलियां बीजों में विकसित होती हैं, जिन्हें दाल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। इनका जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो क्या होता है, वो झाड़ी होता है। और जो इनकी फलियां होती हैं वो बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, फलियों फलियों में बीज रहता है, उसी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, अलग अलग प्रकार की जो दाल हैं, ये फिगर आपको दिख रहा है। ये सब क्या है, सीड्स हैं, आपको दिख भी रहा होगा, ये सीड्स हैं, बीज हैं। ओके, और झाड़ी के पेड़ से होते हैं, इनके जो पेड़ होते हैं झाड़ी के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको पता है जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें था कि जो असम जैसे अलग अलग जगहों पे था कि पत्थर से घर कहाँ बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं, हिमाचल प्रदेश में, जैसे शिमला वगैरह में पत्थर से घर बनते थे। वहीं पूछा जाता था कि बांस से घर कहाँ बनते थे, पुरानी एनसीईआरटी में था कि बांस से घर कहाँ बनते थे, तो असम हम आंसर लगाते थे। वहीं अगर पूछा जाता था कि मिट्टी से घर कहाँ बनते हैं, तो हम क्या लगाते थे, राजस्थान लगाते थे। ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों की विशेषता थी कि कहाँ पे कैसे घर बनते हैं। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है, यहाँ पे घर को ना देके सीधे किसके बारे में पूछ लिया है, बांस के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पे, असम के घर किस पर आधारित होते हैं। जो असम के घर हैं, मैं इसको ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ही क्वेश्चन की हूँ, बनाई हूँ। तो जो असम के घर होते हैं वो बांस से बने होते हैं। पत्थर से घर कहाँ बनते हैं, ठंडी वाले एरिया में, जैसे लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बांस के बारे में देखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बांस जो होता है किस श्रेणी में आता है, सबसे पहली बात तो ये है, ये घास की श्रेणी में आता है। इसमें जो पानी होते हैं वो पानी होता है, जिसके कारण जो ये जो बांस है वो क्या होता है, 1 वर्ष तक सूखता नहीं है। दूसरी बात, ये मजबूत होता है, और क्या होता है, लचीला भी होता है। इससे बनता क्या है, फर्नीचर बनता है। और इसमें इसका जो ग्रोथ होता है ना, वृद्धि, वो भी स्पीड से होता है। तो यही है, हम अब इसकी विशेषताएं, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, हम इसको पढ़ते हैं। बांस एक क्या है, घास है जो मजबूत और लचीला होता है। यह 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं सूखता। ये निर्माण और फर्नीचर के लिए आदर्श सामग्री है। फिर है, इसकी वृद्धि क्षमता बहुत तीव्र होती है, क्योंकि जो पानी वाले ऐसे पौधे होते हैं, जैसे कि आम है मान लीजिए,
नारियल है, और क्या होता है, ये जो केला होता है, ये ऐसे जो पेड़ होते हैं वो बहुत जल्दी उनका ग्रोथ होता ही है। फिर है, ये क्या होता है, टिकाऊ भी होता है, जिसके कारण ये पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। ये देखिए बाँस है, समझे? इसमें अंदर पानी भी रहता है, ये जो खाना खाना दिख रहा है ना, ये इसमें अंदर पानी भी भरा रहता है। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम जड़ी बूटियों के बारे में। जड़ी बूटियों की विशेषताओं को पहचानें और सही उत्तर दें। घास जड़ी बूटियों का एक प्रकार है। सही है, घास जड़ी बूटी का ही प्रकार है, मैं बोली थी। जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। क्या तुलसी का पौधा छोटा नहीं होता? होता है। पुदीना छोटा होता है, और ये जो घास है वो भी छोटी होता है। फिर है, दोनों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जो दोनों कथन है वो क्या है? ट्रू है। अब पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि इसमें से जड़ी बूटियों के स्टडी में कौन कौन से पौधे हैं जो आते हैं। धनिया जड़ी बूटी है। टमाटर क्या है? जड़ी बूटी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पुदीना जो है ये भी जड़ी बूटी है। सरसों भी जड़ी बूटी है। और सरसों को सब्जियों और जड़ी बूटियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये इतने जो चीज़ हैं, धनिया है, टमाटर है, पुदीना है, सरसों है, इनको क्या किया जाता है? सब्जियों के रूप में और जड़ी बूटियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन पौधों का उपयोग प्रायः भोजन में स्वाद बढ़ाने और पोषण संबंधी लाभ लाभ के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका तना। ये जो कोई है जिसकी क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है इस क्वेश्चन में। इसका जो तना है बहुत लंबा और पतला होता है। यह अपने आप नहीं खड़ा हो सकता। ये इसको मतलब खड़े होने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है। यदि इसे ऊपर जाने के लिए कोई सहारा ना मिला तो यह धरती पर ही बढ़ने लगता है और फैल जाता है। यहाँ किस पौधे की बात हो रही है? आप समझ गए होंगे किस पौधे की बात हो रही है, क्योंकि आपके यहाँ भी कभी ना कभी जो खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, लौकी है, अगर ये इसको देखे होंगे इसका पेड़, तो आप देखे होंगे कि ऐसे ज़मीन पे तरबूज का पेड़ है, लेटा हुआ रहता है। लेकिन अगर इसको यहीं पे कहीं से कुछ सहारा दे देते तो ये इस पे क्या करता है? ये चढ़ भी जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है? बेल और लताओं की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। इन्हें बेल और लता बोला जाता है। जैसे आप फिगर देखिए, यहाँ पे पेड़ है, ये करेले का पेड़ है, ये खीरे का पेड़ है, और ये क्या है? आपका पान का पत्ता है। ये देखिए, इस पे देखिए ये सहारा यहाँ पे दिया गया है तो इस पे ये चढ़ गया है। वहीं अगर इसको सहारा नहीं दिया जाता, यहाँ पे देखिए लौकी का ये लता है, लता भी बोल सकते हैं, बेल भी बोल सकते हैं। वहीं अगर इसको यहाँ पे देखिए सहारा नहीं दिया गया तो ये ज़मीन पे पर ही फैल रहा है। यहाँ सहारा दे दिया गया, ऊपर चढ़ गया। तो ये आप फिगर देख के समझ लीजिएगा, ये फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बेल और लताओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेल और लताओं की जो तने होते हैं वो क्या होते हैं? लचीले और पतले होते हैं। अब आप पेड़ जान गए, अब आप उसको सोचिए और यहाँ से समझिए कि हाँ, लचीले भी होते हैं, पतले भी होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं, हाँ, और बढ़ती हैं। बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ लताएं, बताएं नहीं, यहाँ लताएं होगा, जिस पौधे पर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। कुछ ऐसी लताएं होती हैं जैसे कि अमर बेल, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? परजीवी बोला जाता है। अमर बेल, ये क्या होता है? ये कि जिस पेड़ पे चढ़ेगा उसी से अपना भोजन भी लेगा, तो वही होता है। कुछ लताएं ऐसी होती हैं जिस पौधे पे चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। चमेली, यहाँ पे नाम दिया गया था एनसीईआरटी में। चमेली है, लौकी है, मनी प्लांट है। ये क्या है? लताएं और बेलें हैं जो या तो ज़मीन पर फैलते हैं या सपोर्ट से ऊपर चढ़ जाती हैं। फिर है, और अपने परिवेश के अनुरूप क्या कर जाती हैं? ढल जाती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इल्ली। इल्ली का मतलब होता है कैटरपिलर, रेशम का कीड़ा। ठीक है, रेशम का कीड़ा, कैटरपिलर बोला जाता है इसको। कैटरपिलर जो होता है ये पत्तियों पर पाला जाता है, रेशम के कीड़ों को। और जब इसको ये पत्तियों पे पाला जाता है, जब पत्तियों से अपना पोषण लेके बड़ा हो जाता है तो फिर किसका रूप ले लेता है? कोकून का रूप ले लेता है। यही तो रेशम बनाने का प्रोसेस होता है। तो वही जो कीड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इल्ली। ये किस पे? पत्तियों पे पाला जाता है, और पत्तियों से ही क्या लेता है? अपना भोजन भी लेता है। तो वही है, इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों का कौन सा भाग खाती है? तो पत्तियां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, पत्तियां। और इसके बाद क्या होगा? जब ये पत्तियों से अपना पोषण पूरा ले लेगा कैटरपिलर जो है, फिर क्या इस बदल जाएगा? ये या तो तितली बन जाएगा या पतंगा बन जाएगा, ऐसा बोला गया है एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट है।
इल्ली मुख्य रूप से पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं। फिर है, यह पत्तियां पोषक तत्वों से क्या होती हैं, भरपूर होती हैं, जो इल्ली की विकास और वृद्धि के लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि यह इल्ली तितलियां और पतंगों के रूप में रूपांतरित, मतलब इनका ग्रोथ हो रहा होता है। पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो इल्ली की विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह तितलियों और पतंगों में क्या हो रहे होते हैं, रूपांतरित हो रहे होते हैं। ये देखिए, ये है कैटरपिलर, पत्तियों पर रहते हैं ये, उन्हीं से अपना पोषण भी ग्रहण करते हैं। फिर है, कुछ पेड़ दिए गए थे जिनको बताया गया था कि कौन सा पेड़ है और कौन सा झाड़ी है। यहाँ पे पहला पेड़ जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी में जो मेंशन है कि जुजुबे या बेर जो होता है, ये बेर आप देख रहे हैं, इनको मणिपुर में क्या कहा जाता है, बोरोई कहा जाता है। इनको मणिपुर में बोरोई कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। और ये होता क्या है, पेड़ होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। और जो नीम होता है, ये भी आपको पता ही है, पेड़ ही होता है, बेर भी पेड़ होता है। और नीम को कन्नड़ में बेव गिड़ा 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 बोलते हैं। नीम को कन्नड़ में क्या बोलते हैं, बेव गिड़ा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जो गेंदा होता है, हमारे यहाँ गेंदा बोला जाता है, लेकिन जो तेलुगु में उसे बांथी बोला जाता है। एनसीईआरटी में मेंशन है ये। फूलदार क्या होता है, पौधा या झाड़ी, ये तो आपको पता है, ये छोटे पौधे हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, झाड़ी में आएंगे। ये पेड़ में बेर का पेड़, नीम का पेड़, ये तो याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये तो पता ही है। लेकिन इसका जो यहाँ पे नाम है कि तेलुगु में गेंदे को बांथी बोला जाता है, नीम को कन्नड़ में बेव गिडा बोला जाता है, और मणिपुर में इसको जुजुबे या बेर को क्या बोला जाता है, बोरोई बोला जाता है। ये चीज़ याद रखना है। फिर नेक्स्ट है ट्यूलिप जो है फ्लावर, इसके बारे में पूछा गया है। आपको पता है कि ये जो है, ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। ये क्या होता है, अलग अलग कई कलर का पाया जाता है। आकार इसका जो होता है वो कप के आकार का होता है ऐसे। तो देखते हैं ये क्या है, ये एक फूल है, अ, फल नहीं है, पक्षी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। यह एक क्या है, फूल वाला पौधा है जो अपने कप के आकार के फूलों के लिए जाना जाता है, सब्जी नहीं है। ट्यूलिप देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए अलग अलग कलर के क्या है, ट्यूलिप है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रेड है, येलो है, पिंक है, वाइट है, ब्लू है, अलग अलग हैं। और ये किस शेप के हैं, कप के आकार के हैं। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कुछ। ट्यूलिप विभिन्न प्रकार के जीवंत रंगों में आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं दिखा चुकी हूँ आपको कितने कलर में आते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर है, आमतौर पर बसंत बगीचों के से जुड़े होते हैं, मतलब बसंत ऋतु में ज़्यादा ये होते हैं, बसंत बगीचों से जुड़े होते हैं। सारी चीज़ें जितनी बार पढ़ाई हो, सारे बसंत ऋतु में ही तो हो रहे हैं, जो उन्हें बागवानों फूल और पत्तियों के बीच क्या करते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं। जब बसंत ऋतु होता है, आपको पता है कि सारे जो फूल होते हैं, फल होते हैं, वो अच्छे स्थिति में होते हैं। तो उस बीच में जब इतना प्यारा प्यारा फूल जो रहेगा वो भी खिलेगा, तो जो वातावरण है कितना सुंदर लगेगा। फिर है, इसका आकार विशिष्ट कप के आकार का होता है। ये जो देख रहे हैं, कप के आकार का होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये है आपका, यह पेड़ों की शाखाओं पर क्या करते हैं, आराम करते हैं, और पेड़ पर ही अपना आवास बनाते हैं। ये आराम भी पेड़ पर ही करेंगे, उनकी शाखा पे, और अपना आवास भी बनाते हैं। कौन ऐसा होता है, चमगादड़, तेंदुआ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हिरण नहीं होता। ये उपयुक्त तो दोनों नहीं, गलत है। चमगादड़ और जो तेंदुआ होता है, ये क्या करते हैं, ये पेड़ पर ही आराम करते हैं और पेड़ पर ही अपना आवास बनाते हैं, ताकि ये सेफ रह सकें। ये देखिए, पुरानी जो एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी थी, वहाँ पे ये जो चमगादड़ था, इसका जिक्र था। उसमें दिया गया था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटक के आराम करता है, वहाँ पे ये बात बोली गई थी, उल्टा लटक के। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये वहीं आवाज़ बनाते हैं और वहीं आराम करते हैं, ऐसा बोला गया है चमगादड़ के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, चमगादड़ है। इस जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, उसका भी जो उसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको याद रखिएगा। ये अगर उल्टा लटकने की बात हो, तो ये कौन लटकता है, चमगादड़ जो होता है उल्टा लटक के आराम करता है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये तेंदुआ है। ये जब इनको भोजन करना होता है तो ये नीचे उतर आते हैं, लेकिन ये फिर भोजन करने के बाद ये अपना आवास और आराम वृक्षों की डाली पे करते हैं। तो ये तेंदुआ हो गया और ये हो गया चमगादड़। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एनसीईआरटी में, पढ़ लेते हैं। तेंदुआ जो होता है वो शाखाओं पर, और चमगादड़ पेड़ों पर क्या करते हैं, आराम करते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा, सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि लाभ के लिए पेड़ों को अपने घर के रूप में यूज़ करते हैं। वही है सुरक्षा और रणनीतिक लाभ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण की प्रक्रिया। जो परागण की प्रक्रिया होती है, आपको पता होगा कि परागण कैसे होता है फ्लावर में। ये क्या है? ये ये एक भोजन बनाने की प्रक्रिया है? नहीं। इसमें सनबर्ड और तितलियां जो होती है फूलों से रस चूसते हुए पराग को स्थानांतरित करती हैं। बिल्कुल सही है। इसमें जो सनबर्ड और तितलियां होते हैं वो फूल पे, जैसे देखिए यहाँ पे तितली है, ये देखिए फिगर आप, यहाँ पे ये तितली आई। अब ये क्या कर रही है? रस चूसने के लिए इस पे बैठी। ले अब इसके जो पराग कण होंगे, इस फ्लावर के जो पराग कण छोटे छोटे लगे होते हैं, ये इस तितली पे लग जाएंगे। ये तितली जैसे ही दूसरे फूल पे या दूसरे पेड़ के दूसरे फूल पे जैसे ही जाके क्या करेगी? बैठेगी, तुरंत क्या होगा? फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस जो है, मतलब कि परागण वाला प्रोसेस है, पराग के जो कण है ये इस पे, इस वाले फ्लावर पे जाके क्या करेंगे? गिर जाएंगे। और फिर ये क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, मतलब कि जो परागण की प्रक्रिया है, ये होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है परागण की प्रक्रिया। ये किसके द्वारा होता है? सनबर्ड और तितलियों के द्वारा होता है। भौरे भी यहाँ पे आते हैं इस श्रेणी में। यही है परागकण का एक फूल से दूसरे फूल पर स्थानांतरण होता है। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें सनबर्ड और तितलियां, क्योंकि एनसीईआरटी में सनबर्ड और तितलियों का ही नाम है, फूलों से रस चूसते हुए पराग को स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। यह अंतरक्रिया केवल इन प्राणियों को भोजन प्रदान करती है, बल्कि न केवल इन प्राणियों को भोजन प्रदान करती है, बल्कि क्या करती है? निषेचन में सक्षम करके पौधों के प्रजनन में भी सहायक करते हैं। और भोजन किसको मिल रहा है? भोजन तो वो जो तितलियां थी, सनबर्ड थे, उनको मिल रहा है, लेकिन जो पौधे हैं उनमें क्या हो रहा है? उनमें परागण हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसे यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रजनन हो रहा है। तो यही है, ये परागण यही प्रोसेस है। ये इतना एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिया गया था। बाकी सेकंड पार्ट, सेकंड जब मैं लेके आऊँगी, आपकी एनसीईआरटी पूरी क्लास थर्ड की कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो भी नाम है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ याद कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास थर्ड की, मैं कंप्लीट करा दूँगी। और देखिए, 2 वीडियो में कंप्लीट पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको बुक ना पढ़ने का मन हो तो मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मैं निकाली हूँ बुक जो है पढ़ के, वही चीज़ें आप भी पढ़ेंगे। बस आपको दिक्कत होगी क्योंकि मैं ढूँढ के लेके आई हूँ, आपको उसमें से अलग करना पड़ेगा। हो सकता है कोई पॉइंट्स छूट भी जाएँ, लेकिन मैं जो लाई हूँ इसमें कोई भी पॉइंट्स जो हैं वो छूटे नहीं हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।